नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस चैप्टर के ऊपर वैसे आप लोगों को मैं 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, ये चौथी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर दें। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं उसमें हम बात करने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार होने चाहिए। विशेषकर यहाँ पे सुरक्षा परिषद जो है उसमें कौन से सुधार होने चाहिए, कौन से सुधार की आवश्यकता है हमारे को, उसकी हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ जो गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो गैर सरकारी संगठन है या कुछ ऐसे स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या कर रही है, कार्य कर रही है, अपनी विशेष भूमिका निभाती है। इसमें लगभग 6-7 हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करने वाले हैं, या जो गैर सरकारी संगठन है उसकी हम बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से हम कौन कौन से गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो हम टॉपिक समझेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात करेंगे, ह्यूमन राइट वॉच, और इसके अलावा हम ग्रीन पीस की भी बात करेंगे। तो ये लगभग 7 हम गैर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी विशेष भूमिका निभाती है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। देखिए, इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि रोशन भैया ने नहीं समझाया तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी इस चैप्टर की, तो उसमें उस टॉपिक को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा एंड में। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन एंड में मैं उस टॉपिक को भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दें। दोस्तों, हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता या फिर सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता क्यों है। तो जैसे कि आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी सदस्य हैं, यानी कि परमानेंट सदस्य है जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। 5 देश आपको नाम भी पता होगा, मैंने बताई थी पिछली वीडियो में। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन 1965 में ये विस्तार किया गया था। 1965 से पहले इसके टोटल 11 सदस्य ही थे, ठीक है। 6 से मतलब जो अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य को 6 से बढ़ा के 10 कर दिया गया था, यानी कि 10 अस्थायी और 5 जो थे वो स्थायी सदस्य पहले से ही थे। उसमें कोई विस्तार अभी तक देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे शिकायत क्या है, जो बहुत सारे देश हैं, आम सभा में आपको पता है 193 देश शामिल हो चुके हैं, 193-94 देश अगर इस समय के हम डाटा की बात करें। लेकिन इन आम सभा के जितने भी देश हैं उन सब की शिकायत क्या है, वो क्या सुधार चाहते हैं, सुरक्षा परिषद में क्या सुधार होना चाहिए। तो 1992 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसमें एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो सुरक्षा परिषद है वो राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। वहाँ पे राजनीतिक वास्तविकता की प्रतिनिधित्व होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और इसके फैसले पे जो सुरक्षा परिषद है या जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो फैसले होते हैं ना, उसमें पश्चिमी देशों का जो है वो छाप होता है। मतलब पश्चिमी देश जैसे कि अमेरिका जैसे देश है, यूरोप के जो देश है, पश्चिमी यूरोप के जो देश है, उनका दबदबा ज़्यादा होता है, उनका वर्चस्व ज़्यादा होता है यहाँ पे, और वो अपनी मनमानी करते हैं, है ना। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व भी नहीं है। ये सारी शिकायतें हैं देशों की। तो ये जब शिकायत की गई तो 1997 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के उस समय जो महासचिव थे वो कोफी अन्नान, ठीक है, कोफी अन्नान नाम था उनका। उन्होंने क्या किया, सुधार के लिए कुछ जांच करवानी शुरू की। और जांच करवाने के बाद उन्होंने कुछ मानदंड कह सकते हैं, कुछ पैरामीटर तय कर दिए। मतलब अगर किसी भी देश को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ मानदंड उन्होंने क्या किए, कुछ पैरामीटर तैयार कर दिया, जिसमें उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। मतलब ये शर्त जो भी देश पूरा करेगा वो स्थायी सदस्य की संज्ञा पा सकता है, या फिर उसको सुरक्षा परिषद की कहीं ना कहीं अस्थायी सदस्य की भी संज्ञा दी जाएगी। जिसमें ये मानदंड था कि भाई सबसे पहला शर्त ये था कि भाई आबादी की दृष्टि से वो राष्ट्र क्या हो, बहुत बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, है ना, आबादी की दृष्टि से बड़ा राष्ट्र हो। इसके अलावा वहाँ पे लोकतंत्र हो, मानवाधिकार का सम्मान होता हो, है ना, उभरती हुई आर्थिक शक्ति हो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में योगदान भी देता हो। अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से वो राष्ट्र कैसा हो, विविधताओं से भरा हुआ हो, है ना, विविधताओं की नुमाइंदगी करता हो। ये सारे पैरामीटर थे जो कि जो देश भी तय करेगा उसको सुरक्षा परिषद की सदस्यता दी जाएगी। तो जैसे कि इस पैरामीटर को हम देखते हैं, तो आप बताएं मेरे को कि जो भारत है वो तो इसके हर एक शर्त पे क्या होता है, खरा उतरता है, लेकिन फिर भी उसको स्थायी सदस्य की संख्या नहीं दी जा रही। उसको स्थायी सदस्य की सदस्यता जो है, जो वीटो पावर है, वो भारत को नहीं मिला है अभी तक, आपको पता है। तो ऐसे क्या कारण है जिससे कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे तो सबसे मेन कारण तो भाई ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, बहुत सारे देशों का ये शिकायत है भारत से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा क्या रहता है, संघर्ष बना रहता है। और अगर ऐसे ही संघर्ष बना रहेगा तो भारत को अगर वीटो पावर मिल जाता है ना, तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो चीन है वो भारत का सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर हमें वीटो पावर चाहिए तो हमें सुरक्षा परिषद के 5 देशों का सपोर्ट चाहिए होगा, लेकिन 5 में से 4 देश तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन चाइना जो है पीछे हट जाता है, उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो और भी तो देश है जो कि तेज गति से विकास कर रहे हैं और जो ये पैरामीटर उस पर खड़ा हो उतरते हैं। जैसे कि ब्राजील की हम बात कर सकते हैं, है ना, आप जापान की बात कर ले, आप दक्षिणी अफ्रीका की आप बात कर ले, तो ये सारे ऐसे देश है जो कि भारत की तरह ही विकसित मतलब विकास कर रहे हैं तेज गति से, और जनसंख्या के मामले में भी हमसे कम नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है, आर्थिक ताकत में भी ठीक ठाक ही है। तो वो देश भी क्या करेंगे, अगर भारत को वीटो पावर मिलेगा तो ये देश भी वीटो पावर की मांग करेंगे। इस कारण भी भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते हैं तो वहां पे सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की जाती है, विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार करने की मांग की जाती है। दोस्तों अब हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, है ना, इसका मेन काम क्या है? ये जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करती है, और जो भी देश वित्तीय सहायता मांगते हैं या जो भी तकनीकी सहायता मांगते हैं जो देश, उनको तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। इसके अगर टोटल हम सदस्य देशों की बात करें तो इसके टोटल सदस्य देश 189 है ना, और ये डाटा जो आपको बताया जा रहा है वो 2016 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। 2016 में इतने सदस्य देश इसके थे। इसकी स्थापना की बात करिए, आप गूगल कर सकते हैं, 1945 डेट दे रखा है, तो लगभग 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसके सदस्य देशों पे क्या है कि मेन जो ज़्यादा वर्चस्व है ना, क्योंकि अगर आप IMF से कुछ भी पैसे उधार लेना चाहते हैं या कोई भी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लगभग 50% के आसपास वोट चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा वोट है, तो जाहिर सी बात है कि इन देशों का ही वर्चस्व यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि G7 के जो देश है, जो विकसित देश है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, जर्मन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है, कनाडा है, इन G7 देशों के पास ही लगभग 41% से भी ज़्यादा वोट मत इनके पास है, तो इनका वर्चस्व ज़्यादा है इस संगठन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसका मेन काम क्या है, जो वैश्विक स्तर पे जो वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करना। अब हम विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी जो औपचारिक स्थापना है 1944 में की गई थी, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय इसकी स्थापना की गई थी। और इसका भी मेन काम क्या है कि ये जो गरीब देश है उनको आसान ऋण उपलब्ध कराती है। आसान ऋण, है ना, ऋण मतलब कई बार क्या होता है कि गरीब देशों को जो ऋण दिया जाता है ना उनसे वो वापस भी नहीं लेते हैं जो वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, और विशेषकर कौन से काम के लिए ये ऋण उपलब्ध कराएंगे, तो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि, ग्रामीण विकास है, पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना है, सड़क बनवानी है, परिवहन व्यवस्था को अच्छा करना है, बिजली, है ना, सिंचाई व्यवस्था करनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं और गरीब देशों को विशेष छूट इसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विश्व बैंक। अब हम विश्व व्यापार संगठन की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WTO जिसको हम बोलते हैं, इसका मेन काम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वैश्विक स्तर पे जो व्यापार होता है ना उसके नियम तय करना, वैश्विक स्तर के व्यापार का नियम तय करना इसका मेन काम है। इसकी स्थापना वैसे तो 1995 में की गई थी, लेकिन इसके जगह पे पहले काम करता था जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। इसके उत्तराधिकारी के रूप में इसने काम करना स्टार्ट किया था, और ये जो है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड जो टैरिफ है, इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के आसपास लगभग की गई थी। और 2016 में अगर हम बात करें इसके सदस्यों संख्या की तो 164 इसके सदस्य संख्या 2016 के डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन इस संगठन की भी बात करें तो इसमें भी क्या है, विशेषकर अमेरिका जैसे जो देश है, यूरोप और जापान जैसे जो देश है जो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, उनका वर्चस्व ज़्यादा है, उनका दबदबा ज़्यादा है, और हर फैसले में क्या करते हैं, यही देश मनमानी करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये इसमें भी एक कमी आप बता सकते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। मैं तो आपको कहूँगा कि भाई आप अपने पास नोटबुक जरूर रखिए और जितने भी डेट है ना सबका फुल फॉर्म आप लिख लें,
डेट लिख लिए और उनके कार्य लिख लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य भी पूछे जाते हैं 3 नंबर में या 4 नंबर में, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए ये जो संगठन है इसका मेन काम क्या है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपको पता है इसका मेन काम है कि जो परमाणु ऊर्जा है उसका इस्तेमाल शांतिपूर्वक तरीके से हो। आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल किसके लिए हो? शांतिपूर्वक तरीके से हो, और इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य से ना हो, मतलब युद्ध वगैरह में जो इसका इस्तेमाल होता है लोगों को मारने के लिए होता है, उसके लिए इसका इस्तेमाल ना हो। शांतिपूर्वक तरीके से बिजली वगैरह बनाने के लिए या फिर दूसरे कामों में शांतिपूर्वक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए ये संगठन क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, अब हम एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात कर लेते हैं। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन है और ये पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए अभियान चलाती है। मतलब मानवाधिकार की रक्षा के लिए ये संगठन क्या करती है? कार्य करती है। और इसने क्या किया भाई? मानवाधिकार की रक्षा के लिए अपने बहुत सारे रिपोर्ट प्रकाशित करती है ये संगठन, और उन रिपोर्टों को तैयार करने का काम करती है। और सरकार के भी कई बार मतलब काम आता है, लेकिन मतलब ज़्यादातर जो सरकारें होती है इसके रिपोर्ट को नापसंद करती है, क्योंकि ये ज़्यादातर उन देशों के मतलब सरकार के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करती है जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? अपने नागरिकों के मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। ज़्यादातर उन्हीं देशों के खिलाफ होता है इसका रिपोर्ट। तो इस कारण बहुत सारे देशों की सरकार इसके रिपोर्ट को सही नहीं मानती है, लेकिन ये मानवाधिकार की रक्षा के लिए संगठन क्या कर रही है? काम कर रही है। ठीक है, ये हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब हम ह्यूमन राइट वॉच की बात कर लेते हैं। देखिए ह्यूमन राइट्स वॉच की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? एक स्वयंसेवी संगठन ही है, मानवाधिकार की वकालत करने वाला ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकार के लिए काम करती है। और विशेषकर जो पूरी दुनिया की जो मीडिया है ना, उसका ध्यान मानवाधिकार का कहीं भी उल्लंघन होता है तो वहाँ पे उसका ध्यान आकर्षित करती है। ठीक है, और इसने बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाई, जैसे कि सुरंग में जो लोगों से काम करवाया जाता था, है ना, सुरंग जो बारूदी सुरंग है उसमें रोक लगाने के लिए, बच्चों का जो सैनिकों के रूप में प्रयोग किया जाता था उसके ऊपर रोक लगाने के लिए काम किया है। और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना करवाने में भी इसने क्या किया? अपना अभियान चलाया है, अभियान चलाने में विशेष मदद की है। तो ये ह्यूमन राइट वॉच के बारे में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं। तो इसका काम क्या है? देखिए ये जो सोसाइटी है इसका मेन काम है युद्ध और आंतरिक हिंसा के कारण जो भी पीड़ित लोग हैं, है ना, उनकी सहायता करने का काम करती है। और सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, मतलब जो भी हिंसाएं होती है, सशस्त्र हिंसा मतलब हथियारबंद जो हिंसाएं होती है, हथियार से जुड़ी हुई जो हिंसाएं होती है जिसमें हथियारों का इस्तेमाल होता है, ऐसी हिंसाओं पर रोक लगाने के जो नियम बनाए गए उसको लागू करवाने का प्रयास ये संगठन करती है। इसके अलावा आप ग्रीन पीस की बात कर लेते हैं। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो ग्रीन पीस फाउंडेशन है ना, इसका काम काम क्या है? पर्यावरण के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका मेन काम है। और पर्यावरण संरक्षण हेतु जो भी कानून बनाए गए हैं, है ना, कानून बनाने मतलब नए कानून बनाने के लिए सरकारों के ऊपर क्या करती है? दबाव डालने की कोशिश करती है और नए कानून बनवाना चाहती है ताकि पर्यावरण को क्या किया जाए? सुरक्षित रखा जा सके। ये ग्रीन पीस के बारे में हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक आप लोगों को समझाया है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। मैं जरूर उन टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।